नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के कम से कम 50 एमसीक्यूज के बारे में। और इसको मैं समझाऊंगा तो आपका लगभग में 100 क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके लिखित में होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक। ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें पूछे गए हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही पढ़ना है। डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, उसको लेकर के मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। ठीक है, बाकी सभी विश्वविद्यालयों में जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पूछा जाता है। हालांकि ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, पहले इसमें ऐसा पूछा जाता था लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा सा बदल दिया गया है। ठीक है, मैं विस्तार से इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी विश्वविद्यालयों के लिए खास करके आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, एमजे बरेली रोहिलखंड, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा सीएसजे छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। कोई भी विश्वविद्यालय अगर परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाएगा, वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय आपकी बार परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। कौन सी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, कौन सी लिखित होगी, इसको लेकर के मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। तो आपका यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम समझाएंगे, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाऊंगा। तो आइए चर्चा करते हैं 50 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बीए के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पहला प्रश्न, और इसके बाद में क्लास 2 आएगी जिसमें हम 50 क्वेश्चंस और चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में एक दूसरे विश्वविद्यालय के पेपर सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर के आपके कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपके मैं हिंदी के करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के, कम से कम 500 क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा सभी विश्वविद्यालयों के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मैराथन क्लास जो होगी इन सभी की, वो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर होगी। उसको लेकर के आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव क्लास जल्दी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिलेगी, मैराथन क्लास, जिसमें 500 क्वेश्चन की श्रृंखलाएं चलेंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारे प्रश्न पत्र जितने भी विश्वविद्यालय के पूछे गए पिछले 2-3-4 सालों में, उन सभी को मैं बारीकी के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर आपकी मैंने दे दी है और सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 50 क्वेश्चन मैं जस्ट इसके बाद में लाऊंगा, 50 क्वेश्चन की श्रृंखला। कार्यालय हिंदी पार्ट 2। तो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना, बिल्कुल ठीक है। हिंदी का प्रचार प्रसार करना और शासन एवं प्रजा के मध्य प्रत्यक्ष संवाद जो होता है कार्यालय हिंदी के माध्यम से ही होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? कार्यालय हिंदी क्या होता है? ऐसी हिंदी जो कार्यालय में, ऑफिस में प्रयोग किया, जैसे बैंक में, या वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावलियां हो गई, या किसी भी क्षेत्र में जहां पर ऑफिस का पत्र लिखा जा रहा हो, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र लिखा जा रहा हो, इन सभी काम में पत्राचार, संक्षेपण, पल्लवन, इन सभी में आप देखते हैं तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को हम लोग जो है कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? तो सामान्यतः इसको 6 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इसको 6 भागों में बांटा जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जानते हैं? प्रारूपण, प्रारूपण को ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्टिंग। आलेखन, प्रारूप, मसौदा। आलेखन भी कहा जाता है, प्रारूप भी कहा जाता है और मसौदा भी कहा जाता है। यानी जब किसी सरकारी पत्र का कच्चा रूप तैयार किया जाता है, एक सांचा बनाया जाता है, उसी को आलेखन, प्रारूप या मसौदा कहा जाता है। ठीक है, और लिखने की प्रक्रिया, प्रारूप लिखने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहा जाता है। टिप्पणी जो होता है वो लिखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सॉरी, टिप्पण जो है लिखने की प्रक्रिया होती है, टिप्पणी उसका जो प्रपत्र होता है वो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब मेरे ये है कि जैसे आप कोई काम करने से पहले एक रोड मैप बनाते हैं, एक सांचा बनाते हैं कि भाई हमको इस आधार पर काम करना है, ऐसे किसी सरकारी पत्र को लिखने से पहले हम एक ऐसे कच्चा नमूना तैयार करते हैं, एक मसौदा, वही होता है आपका ड्राफ्ट। ठीक है, ये बात कि भाई हमको कैसे कैसे क्या करना है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, संप्रेषणीयता, औपचारिकता और अभिधार्थ स्वीकार्यता।
संप्रेषण मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज़ें बताई जाए वो तुरंत जो है कम्युनिकेशन से भरपूर हो, यानी चीज़ों को समझ में आ जाए, ठीक है। औपचारिक हो, कार्यालयी हिंदी में औपचारिकताएँ होती हैं, नियमबद्ध तरीके से लिखना होता है, एकदम से डिक्टो बढ़िया तरीके से नियमबद्ध एकदम से पूरा सिस्टम से लिखना होता है, बिल्कुल ये भी इसका कार्यालयी हिंदी का स्वरूप है। अभिधार्थ स्वीकारता मतलब होता है 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, एक होती है अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना, ठीक है। तो अभिधा जो होती है, जैसे जो बात लिखी है उसका वही अर्थ होगा, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा, तो अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा और व्यंजना, जैसे कविताएँ लिखी होती हैं, कविताओं को पढ़ते कुछ और हैं, उसका अर्थ कुछ और लग जाता है, ठीक है। तो वो कविताएँ वो होती हैं, तो वो आपकी लक्षणा और शब्द शक्ति में व्यंजना हो जाती है। जबकि अभिधा मतलब होता है जो लिखा गया है, जैसे कार्यालयी हिंदी में जब भी आप कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए अभिधार्थ स्वीकार्यता यहाँ पर लिखा हुआ है। तो संप्रेषणीयता, औपचारिकता और अभिधार्थ स्वीकार्यता, ये तीनों विशेषताएँ या तीनों रूप किसके हैं? कार्यालयी हिंदी के हैं, जबकि संदिग्धता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखिए 5वां क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र है, बताएं। कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र प्रतिवेदन, बिल्कुल प्रतिवेदन कार्यालयी हिंदी में लिखा है, तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस थाने में या कहीं की किसी भी घटना का रिपोर्ट वगैरह आपको लिखना है, तो रिपोर्ट आपका प्रतिवेदन कहलाता है, वो कार्यालयी हिंदी में ही लिखा जाता है। कार्यवृत्त लेखन, किसी कार्य को आपने करवाया है, उसका लेखन आपको करके भेजना है, सबमिट करना है, तो भी आपको कार्यालयी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। कार्यालयी अनुवाद, अगर आपको एक ऑफिस में हिंदी में लिखा गया कोई चीज़ उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, या अंग्रेजी में लिखा है हिंदी में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना है, तो भी आप कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत ही करेंगे। तो कार्यवृत्त यानी कि जिसको मिनट्स कहते हैं, अनुवाद हो गया, रिपोर्ट्स राइटिंग, इन सभी में कार्यालयी हिंदी में ही चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, उसे क्या कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने स्वीकृत किया है, उसको हम लोग राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। डी में दिया है राजभाषा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा नहीं होता है, राजभाषा, ठीक है। राजभाषा होता है, राजभाषा, राजभाषा नहीं, राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालयी भाषा, तो हिंदी है। अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तब भी आप हिंदी ही लगाइएगा। लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखेंगे, औपचारिक तरीके से, तो व्यवहारिक तौर पर तो हिंदी भी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर औपचारिक तरीके से देखेंगे लिखा पढ़ी में, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। यह मात्र और मात्र एक राज्य भाषा है, इसको राष्ट्रभाषा होने का गौरव नहीं प्राप्त है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज अभी हिंदी बनी नहीं है। इसको लेकर के लगातार समर्थन वगैरह किया जाता है, ठीक है। बन जाती तो अच्छी बात है। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्यालयी हिंदी में शब्दों के किस अर्थ को स्वीकार किया जाता है? लक्ष्य अर्थ को बिल्कुल भी नहीं, वाच्य अर्थ को नहीं, अभिधार्थ को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिधार्थ। शब्द की 3 शक्तियां मैंने आपको बताई थी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षार्थ और वच्चार्थ जो होता है, ये सही सब शक्तियां नहीं होती, इसमें कहीं कुछ और बातें आती है, ठीक है। और ठिकाना मतलब उसका अर्थ कहीं अलग कुछ निकलता है। तो कार्यालयी भाषा केवल अभिधा यानी सीधा और शब्दकोशीय अर्थ का प्रयोग करता है, कोई इसमें भ्रम नहीं होता है। इसीलिए कार्यालयी हिंदी में सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिधार्थ सब शक्तियों का प्रयोग होता है। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। अब की बार इनकी 2026, 27, 28 के लिए प्रबल संभावना है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 का फर्स्ट जो कहता है भारतीय संविधान में, वो कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। देवनागरी लिपि कौन सी? जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये जिस लिपि में, ये देवनागरी लिपि में लिखने की कला को लिपि कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह बात आप किस दिन मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया था कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। इसीलिए 14 सितंबर को ही राजभाषा घोषित हुई थी हिंदी, इसीलिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर, दिसंबर नहीं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 7 जून को किया गया था बेटा, 7 जून 1955 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे प्रश्न पूछेगा। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। क्या नाम था उनका? बाल गंगाधर खेर, ठीक है, बीजी खेर। क्लियर? बीजी तिलक अलग है, बाल गंगाधर खेर ये अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका आ चुका है 1955। प्रश्न है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के गठन के पीछे का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था बेटा? संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगला है संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जो है प्रयोग की मनाही कर दी गई। इसके अलावा संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों का रूप तय करना, ये सब जो होता है, ये राजभाषा जो गठित की गई थी 1955 में, उसी इन सभी का मतलब ये इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इसका गठन किया गया था। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। तो 11वें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्यालय हिंदी से क्या आशय है? कार्यालय हिंदी से क्या आशय है? राजभाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। ये सभी भाषा किसकी है? कार्यालय हिंदी की ही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब बना बेटा? राजभाषा अधिनियम बना है कब? फटाफट से आप बताने का प्रयास। इनमें से अगर इसमें से देखेंगे ऑप्शन में से 1963 लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से 1963 आपका इसमें सही है। 63 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें से क्या लगाएंगे? 1963 होना चाहिए ऑप्शन में। राजभाषा अधिनियम तो 1963 नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते हैं? 1960 लगा सकते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार। अच्छा 1976 यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये भी लगा सकते हैं। 13 का क्या लगाएगा बेटा? 13 का आप सी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख ले 76 में भी आया था, ठीक है। तो राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो यहाँ पर देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कर सकती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, डी ऑप्शन। अच्छा, खास श्रेणी में जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार सामान्यतः हिंदी में पत्राचार करती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो 14 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राजभाषा का गठन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 344 के तहत भारत का राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग गठन कर सकता है, संविधान में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया बेटा किसके द्वारा किया था? वैसे राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग कब किया जाता है? 16 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है सरकारी पत्र लिखने में, अर्ध सरकारी पत्र लिखने में और निजी कार्यालयों में, यानी कि चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, ऑफिस हो, चाहे अर्ध सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, सभी में कार्यालय हिंदी का द्वारा ही पत्राचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाग में होंगे? 17 नंबर, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाषा में होंगे? तो होते हैं किस भाषा में बेटा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विभाषीय नीति के द्वारा जो है ये सब चीज़ें, चाहे रजिस्टर का कवर हो या शीर्षक हो या फॉर्म के कॉलम हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको लिखे हुए मिलेंगे सभी जगहों पर। जितने भी सरकारी पत्र या सरकारी कोई भी फॉर्म वगैरह होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। अगला क्वेश्चन से, संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये भाग 17 में कहा गया है, भाग 17, ठीक है। भाग 17 की बात की तो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में भाग 17 के नाम से जानते हैं। और पूरी तरह से ये भाग जो है ये एक प्रकार से राजभाषा के प्रावधान से ही रिलेटेड है, चाहे 343 हो, 344, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक, ठीक है। ये पूरा भाग 17 जो है ये भाषाओं से ही रिलेटेड है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्यालय हिंदी की विशेषता है। कार्यालय हिंदी की विशेषता कौन सी है? निर्वैयक्तिकता, तथ्यों में संपूर्णता एवं स्पष्टता, असंदिग्धता।
ये सब एक प्रकार से कार्यालय हिंदी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। 20 नंबर, सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी मानी जाती है? वो है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि जो है सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुच्छेद 120 संबंधित है। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है बेटा? अनुच्छेद 120 जो है ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 120, ठीक है। अनुच्छेद 120 जो संसद का जो कार्य होगा हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा, ये बात कहा गया है। अच्छा, विधानमंडलों में जो काम किया जाएगा वो एक प्रकार से हिंदी अंग्रेजी में होगा। ये बात जो है 120 के अंतर्गत कही गई। अनुच्छेद विधानसभाओं के लिए, ये तो आपका संसद के लिए है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है अनुच्छेद 120 से रिलेटेड है। अगर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की जाए तो वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 210 में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह कथन किसका है? तो जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं, ठीक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रघुवीर ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 23 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट शब्द होते हैं। जैसे कि कॉमर्स के लिए अलग शब्द होता है, हिंदी के मतलब उसके लिए विज्ञान के लिए अलग शब्द होता है, विधि यानी कानून के लिए अलग शब्द होता है, सभी के लिए अलग अलग शब्द होता है और उसका एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्दों की अर्थ सीमा सुनिश्चित होती है और परिभाषित होती है। यानी जिस शब्द का अर्थ क्या होगा उस शब्द का, और उस शब्द की क्या परिभाषा होगी, विभिन्न कालखंडों में हर जगह पर हर समय में उसकी वही परिभाषा होगी। क्षेत्र विशेष में इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है, बिल्कुल अर्थ होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, यानी परिभाषिक शब्द की ये सारी विशेषताएं हैं, सभी परिभाषिक शब्द की ही अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे PDF नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 9984 039 139 पर आप अगर SMS करते हैं अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस आपकी लगेगी। उसी फीस में पूरे सेकंड सेमेस्टर का आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ, सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, ठीक है, अंग्रेजी का, सभी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव लिखित सब कुछ आपको मैं सॉल्व करवा करके दूंगा। कहीं पर आपको भटकना नहीं, किसी के जो है कोई किताब, कोई सीरीज आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। फीस कैसे जमा करनी है आपको? जैसे ही आप इतना SMS करेंगे व्हाट्सएप पर तो आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। अगर आप खुद नहीं चलाते तो किसी दूसरे से आप फीस जमा करवा दीजिएगा, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ही आपको जोड़ा जाएगा वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी से कोई आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमको ये बता दीजिए ऐसा पेपर कैसा आएगा। सारे पेपर का पैटर्न अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप का पेपर हो तो उसके लिए मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, या लिखित क्वेश्चन हो, सभी के लिए पूरी तैयारी विधिवत तरीके से आपके लिए मैं करवाने वाला हूँ। तो आपको भटकना नहीं है, ना कहीं पर आपको किसी के पास जाना है कि भाई हमको ये बताएं। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और BA क्रेकर और को करिकुलर मास्टर, ये 3 चैनल आपकी पढ़ाई के लिए हैं और इसी पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। और अच्छा, एक ऑफर आपके लिए चल रहा है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ जो बच्चे जुड़ेंगे उनकी फीस 50 रुपये कम कर दी गई है। यानी कि सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करेंगे तो वैसे तो 200 रुपये हो जाएंगे 2 सेमेस्टर के, लेकिन सभी सब्जेक्ट के, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ लेंगे तो 200 रुपये न लग करके अभी 150 रुपये में ही हो जा रहा है। तो जिन बच्चों को जोड़ना है मात्र 150 रुपये फीस जमा करेंगे और कहें गुरुजी हमको सेकंड एंड थर्ड दोनों का एक साथ जुड़ना है, तो आपका सेकंड सेमेस्टर का क्लास होगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको थर्ड सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा। आपको फिर थर्ड सेमेस्टर की फीस नहीं लगेगी। अगर आप 150 करेंगे, 100 करेंगे तो फिर आपको बाद में फिर से 100 करना पड़ेगा। इसीलिए आप मात्र 150 रुपये में सब कुछ आपको प्राप्त कर पाएं, ये बात आप ध्यान रखें। तुरंत SMS करें, देर ना करें। 24 नंबर क्वेश्चन से, जो शब्द सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 24 नंबर, तो ऐसे शब्द जो शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मांग शब्द हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र में मांग शब्द जो है एक विशिष्ट परिभाषा भी बताता है और एक सामान्य शब्द भी है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्या आपका आ चुका है, जो है एनेस्योर या एनेक्सियोर
का हिंदी रूपांतरण क्या है? इसका मतलब होता है अनुलग्नक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में अनुलग्नक कहते हैं। यानी जब किसी मुख्य पत्र के साथ अनुलग्नक बोलो या संलग्नक बोलो, यानी किसी पत्र के साथ कोई सरकारी पत्र लिखा है उसके साथ कोई दस्तावेज और जोड़ दिया जाता है, उसी को अनुलग्नक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। संलग्नक भी होता तो करेक्ट आंसर हो जाता। 26 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, शब्दकोश वेबसाइट है। शब्दकोश वेबसाइट है, बताएं शब्दकोश वेबसाइट है किसकी? भारतीय भाषाओं के शब्दकोश से संबंधित, बिल्कुल। अनुवाद की भूमिका से रिलेटेड, बिल्कुल। दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं के शब्दों के अर्थ से संबंधित है शब्दकोश, बिल्कुल। राइट आंसर शब्दकोश वेबसाइट जो होती है ये सब है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किस वेबसाइट पर हिंदी साहित्य एवं अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का साहित्य, समाचार पत्र, ईमेल आदि महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किस वेबसाइट पर? उस वेबसाइट का क्या नाम है बेटा? उस वेबसाइट का नाम है www.indian.language.com। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एमएस एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका लीला है। लीला क्या होता है बेटा? लीला की अगर बात की है तो लीला जो है ये हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्वास्थ्य शिक्षण एप्लीकेशन है लीला, ठीक है। लीला का पूरा नाम क्या होता है? लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। लीला का फुल फॉर्म क्या होता है? लीला का फुल फॉर्म होता है लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो हिंदी सीखने के लिए एक बेहतरीन टूल के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसका पूरा नाम। टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज करी थी। इंटरनेट पर पूरा जो सूचनाओं का जाल होता है उसी को www कहा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका ए ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से, लीला सॉफ्टवेयर की क्या विशेषता है? लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता ये है कि यह सॉफ्टवेयर ट्रेसर मॉड्यूल, भाषण सुविधा और वीडियो इंटरफेस जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ठीक है, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से हिंदी सीख सकता है। करेक्ट आंसर ट्रेसर मॉड्यूल, ठीक है, भाषण सुविधा, वीडियो का इंटरफेस, ये तीनों विशेषताएं इसमें हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रशासनिक शब्द है इनमें से। प्रशासनिक शब्द इनमें से कौन सा बेटा? देखिए अध्यादेश प्रशासनिक शब्द होता है आपका। अध्यादेश मतलब कि जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। आदेश आपका ऑर्डर, ठीक है। निर्देश आपका कमांड या डायरेक्शन। ये सब आपके जो होते हैं ये सब प्रशासनिक परिभाषिक शब्द है, परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कामकाज में, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सार्वजनिक वेब पोर्टल है। सार्वजनिक वेब पोर्टल इनमें से कौन सा है? आई, गूगल, याहू, AOL। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का? 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई, गूगल, याहू और AOL व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक वेब पोर्टल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सोशल मीडिया से आशय क्या है? 34 नंबर, सोशल मीडिया से क्या आशय बेटा? सोशल मीडिया से आशय फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये सब फेसबुक मतलब ये सब सोशल मीडिया के अंग हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी होता है और व्यवसायिक क्षेत्र में भी होता है। शिक्षा यानी कंप्यूटर आप जो है कंप्यूटर से आप पढ़ते भी हैं, कंप्यूटर से आप मनोरंजन की चीज़ें भी देखते हैं, पिक्चर मूवी देख लेते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में आप कंप्यूटर के माध्यम से अपना व्यापार वगैरह भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर का नाम था एनिएक, ठीक है। एनियाक कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल जो है इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनियाक का फुल फॉर्म है, जो दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सा? एनियाक। 37 नंबर क्वेश्चन से, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहला, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सामान्य प्रयोजन वाला था। कौन सा? एनियाक।
लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एनियाक दिया नहीं है। अगर एनियाक नहीं दिया हो तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे बेटा कौन सा? एबीसी, यानी कि एबीसी मतलब क्या होता है? एटनासाफ बैरी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनियाक बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था यही बना था एटनासाफ बैरी कंप्यूटर, लेकिन इसको उतना ज़्यादा एक प्रकार से वो नहीं मिला प्रसिद्धि। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, एनियाक कंप्यूटर की कल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? एनियाक कंप्यूटर की कल्पना और डिजाइन जो की दी गई थी किसके द्वारा की गई थी? जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने एक प्रकार से एनियाक कंप्यूटर की कल्पना की थी और डिजाइन तैयार करी थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन Z3 कंप्यूटर के विषय में क्या सही है? बताएं। जर्मन Z3 के बारे में पूछा जा रहा है बेटा। जर्मन Z3 कंप्यूटर के विषय में क्या सही है? देखें, कोनरेड ज्यूस द्वारा डिजाइन किया गया डिजिटल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी विशेषता रही है इसकी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर किसके द्वारा विकसित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर किसके द्वारा विकसित है? तो ये किसके द्वारा? बालेंदु शर्मा दधीची के द्वारा विकसित है, बालेंदु शर्मा दधीची। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीकी और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है बालेंदु शर्मा दधीची का। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी बेटा? तो वेबदुनिया.com, वेबदुनिया.com करेक्ट आंसर क्या होगा? वेबदुनिया.com। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबदुनिया.com को हिंदी भाषा का पहला इंटरनेट पोर्टल माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रिमाइंडर के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? रिमाइंडर के लिए सही परिभाषित शब्द आपका होता है अनुस्मारक। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिमाइंडर जो है अनुस्मारक, यानी जब आप कोई पत्र लिखते हैं और उसका रिप्लाई नहीं आता है सरकार से या सरकारी कार्यालय से, तो आप दोबारा से उस पत्र को याद दिलवाने के लिए सरकारी कार्यालय पर फिर दोबारा से एक पत्र याददाश्त के लिए लिखवाते हैं। उसी पत्र को अनुस्मारक पत्र कहते हैं कि भाई हमने एक पत्र लिखा था फला डेट को और आपने उसको उस पर भी एक्शन नहीं लिया है, इस पर एक्शन लेने का कष्ट करें, ऐसे लिख करके हम भेजते हैं। ठीक है, उसी को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। और सरकारी पत्र के साथ कोई दस्तावेज लगाते तो उसी को संलग्नक बोलते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन से पोर्टल क्या है? बताएं। पोर्टल, पोर्टल की अगर बात की तो एक वेबसाइट का समूह को पोर्टल का, वेबसाइट के समूह को क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं। यानी वेब पोर्टल एक ऐसा द्वार है जहां कई तरह की सूचनाएं और विभिन्न वेबसाइट्स के लिंक एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं, उसी को वेबसाइट का समूह यानी कि पोर्टल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर है। 44 नंबर, भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? बताएंगे। तो है परम 8000। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परम 8000 जो है, ठीक है, इसे सीडैक द्वारा 1991 ईस्वी में विकसित किया गया था। यह भारत के गौरव का प्रतीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तकनीकी रूप से यह चौथी और पांचवी पीढ़ी के संक्रमण का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट के प्रमुख घटक, इंटरनेट के प्रमुख घटक कौन से हैं? वेब ब्राउजर, सर्वर और हाइपरलिंक, ये सब जो हैं इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है, भारत का तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष, ये सब भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, परम विक्रम 1000 है। परम विक्रम 1000 क्या है? एक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्लस्टर इसको कह सकते हैं। ए ऑप्शन, एक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्लस्टर, ये परम विक्रम 1000 यही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है। 49 नंबर प्रश्न महोदय, प्रश्न शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व है। 49 नंबर, शिक्षा में सोशल मीडिया का क्या महत्व? देखें, शिक्षा में आज सोशल मीडिया का बहुत महत्व। आज यूट्यूब पर आप हमको देख पा रहे हैं, हम गोंडा से बैठ करके आपको पढ़ा रहे हैं। जब मैं बनारस था, बनारस से बैठ करके पढ़ा रहा था। जब मैं कानपुर था, वहां से आपको पढ़ा रहा था। तो आप विभिन्न क्षेत्रों से, आप गोंडा, कानपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, आप जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं,
मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जब मैं माता वैष्णो देवी गया था, वहाँ पर भी मुझे बच्चों ने देखा, वहाँ पर भी 1 आध 2 बच्चे मुझे जो है पहचान गए कि हाँ, ये शुक्ला गुरुजी हैं, ठीक है। मैं अधिकतर जब कहीं पर जाता हूँ तो मुझे बच्चे पहचान जाते हैं, तो ज जैसे मैं कहीं अगर आपको दिखता हूँ और आप पहचान में आते हैं, मतलब मुझको पहचानते हैं, तो आप आइए मिलने, मैं ठीक है? आप तुरंत आइए गुरुजी, आप पूछ लीजिए आकर के कि भई मैं आप हैं कि नहीं हैं? तो मैं आपसे अगर मैं रहूँगा तो मैं बताऊँगा भई हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ, ठीक है? तो वो डरिएगा मत कि भई हाँ, गुरुजी हैं तो क्यों इनसे जाकर के ना मिले, बिल्कुल मिलिए। जब भी आपको कहीं पर मैं मिलूँ, तुरंत आप मिलिए आकर के। शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व यही है कि भई आज कहीं पर आप दूर-दराज बैठे इलाकों में आप पढ़ रहे हैं हमसे, ठीक है? मैं अपने अपने रूम से पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से पढ़ रहे हैं। शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बड़ा है। व्याख्यानों का सीधा प्रसारण आप अपने घर में रज़ाई के नीचे बढ़िया ठंडी के महीना में लेट के देखत हो, मज़ा आवत है, ठीक है? शिक्षा कार्यों में सरलता हुई है, ठीक है? पहले क्या होता था भई पेपर वगैरह दिखाने में दिक्कत होती थी, आजकल क्या पेपर स्क्रीन पर आप देख पर मोबाइल पर देख पा रहे हैं सीधा-सीधा कि भई पेपर ऐसे आता है। आप कहीं कहीं का पेपर कहीं का, तो ये एक यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने सॉल्व करवा, दूसरे में आ गया, दूसरे का तीसरे में आ गया। इस तरीके से बहुत सारे आइडिया आपका लग जाता है कि पेपर कैसे आने वाला है। शिक्षा ब्लॉग और लेखन भी शुरू हो चुका है, यानी शिक्षा में सोशल मीडिया का सारा महत्व जो है रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अब 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ईमेल की विशेषताएं हैं। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल संचार का सबसे सस्ता साधन है। ईमेल सूचना या संदेश प्रसारण का सबसे मितव्ययी साधन है, कम खर्चीला है। इसमें समय और धन दोनों कम लगता है। इसके द्वारा भेजी गई सूचनाओं संदेशों को संरक्षित भी, यानी इसको हम इसको इकट्ठा भी रख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे खास करके 50 क्वेश्चंस को देख लिया 30 मिनट के अंतर्गत, और मैंने इसमें जो समझाया आपको, तो कुल मिलाकर के आपका 100 क्वेश्चंस लगभग में तैयार हो जाता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चंस इसका सेकंड वाला क्लास आएगा, यानी क्लास 2 उस पे लिखा रहूँगा आपका, ठीक है। तो क्लास 2, क्लास 1 आपने देखा, क्लास 2 जल्दी आएगा जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस और देखेंगे, ठीक है। 50 ये 50 ये, और इसके अलावा 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला एक और मैंने तैयार कर ली है, वो भी आपको 2-3-4 दिनों में वो भी आपको मिल जाएगी। यानी आपका यह लेक्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।